हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज इस वीडियो के बाद से रेगुलर आपको सारी वीडियो मिलने वाली है एंड तक। जब तक सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम श्रीलंका के साथ लिखा हुआ है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। अभी तक इस चैप्टर के अंदर समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर हमने पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, नेपाल के बारे में कई सारी बातें समझ ली हैं और अब हमारे पास देश है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हमारे को थोड़ी बहुत बातों को समझना है, उसकी कहानी को समझना है। तो लिखा है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष वहाँ पे श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा, और लोकतंत्र के बारे में कि श्रीलंका के अंदर कैसे लोकतंत्र बना हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे को पढ़ना है। ठीक है, 1948 में आज़ादी के बाद से ही श्रीलंका में डेमोक्रेसी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश भारत दक्षिण एशिया में से जो एक हिस्सा हमारा है, ठीक है, हमारे देश में हमेशा से ही लोकतंत्र बना हुआ आया है और कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे ही हमारा एक और पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसके अंदर भी कभी लोकतंत्र की समाप्ति नहीं हुई, हमेशा से लोकतंत्र बरकरार है। तो ये एक फैक्ट श्रीलंका के बारे में याद रखना कि श्रीलंका में 1948 में आज़ादी के बाद, जी हाँ, हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में और अगले ही साल 48 के अंदर श्रीलंका आज़ाद हुआ और तब से श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी बनी हुई है। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका को प्यार से उसकी मम्मी क्या बुलाती है? सिलोन। तो सिलोन पहले उसको कहा जाता था। जातीय टकराव अब यहाँ पर बताया जा रहा है उसके बारे में कि जातीय टकराव जो है, एथनिक कन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि सिन्हाला जो है वहाँ पे 75% है। सिन्हाला के लोगों को बोला जा रहा है वहाँ पे रहने वाली एक पॉपुलेशन सिन्हाला वो 75% है, और तमिल लोग भी वहाँ पर रहते हैं जिनकी संख्या है 25%। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई यहाँ पे तमिल लोग कहाँ से आ गए? तमिल तो हमारे इंडिया के हैं और तमिल यहाँ श्रीलंका में कहाँ से घुस गए? ठीक है, तो ये बात आती है कि सिन्हाला वहाँ पे 75% है और तमिल वहाँ पे 25% है। तो अब ये जो तमिल श्रीलंका के अंदर पाए जा रहे हैं, ये तमिल हमारे इंडिया से ही गए थे और इन तमिलों को लेके गए थे हमारे प्यारे अंग्रेज लोग, फिरंगी लोग। ठीक है, जब उन्होंने हमारे ऊपर राज किया तो उन्होंने ही अपना कुछ कारोबार काम वगैरह करवाने के लिए कई सारे लोगों को, तमिलनाडु से तमिलों को उठाया और वो श्रीलंका लेके गए और श्रीलंका में उन्होंने पूरा एकदम अपना काम करवा लिया, सब चीज़ें बढ़िया हो गई। उसके बाद पैसा वैसा लेके निकल गए, तमिलों को बेचारों को वहीं पे छोड़ दिया। तमिल लोगों ने बोला भी भाई साहब हमारे को तो ले दो। ठीक है, तो कह रहे हो तुम्हारा काम हो गया खत्म, यहीं पे पड़े रहो अब। ठीक है, तो अंग्रेज लोगों ने ऐसे करके तमिलों को वहीं पे छोड़ दिया। श्रीलंका के अंदर तमिल लोग रहे, फिर धीरे धीरे वहीं पर उन लोगों ने बसना स्टार्ट करा, पॉपुलेशन बढ़ती गई और उस टाइम तक श्रीलंका में 25% तक तमिलों की पॉपुलेशन हो चुकी थी। ठीक, तो सिंगली भाषा बोलते थे कौन लोग? सिन्हाला लोग। और तमिल यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले श्रीलंकन तमिल है। श्रीलंकन तमिल कौन? जो बहुत पहले गए थे यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा, जो वहीं पर बस गए, एकदम प्रॉपर्टी एकदम वहीं पर है, उनकी सब चीज़ एकदम फिक्स हो चुकी है, उनको बोला जा रहा है श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। ठीक है, फिर बाद में जो पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इंडियन तमिल उनको कहा जा रहा है। ठीक, सिंघाला बोलते हैं कि तमिल को उनकी मातृभूमि वापस जाना चाहिए। अब सिंघाला लोग जो है भाई वो 75% उनकी संख्या है। सिंघाला लोगों को परेशानी हो रही है, वो लोग कहते हैं कि भाई तमिल्स को जो है ना उनकी मातृभूमि वापस जाना चाहिए। मातृभूमि कौन सी? इंडिया वाली, जहाँ से वो आए हैं। ठीक है, तो सिंघाला लोग बोलते हैं कि भाई तमिल लोग जितने भी हैं सारे यहाँ से कल्टी खाओ, मातृभूमि अपने वापस जाओ। ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। लिखा हुआ है गवर्नमेंट सपोर्ट सिन्हाला वोट के लिए। अब सरकार भाई जो है श्रीलंका के अंदर, उसको तो वोट बैंक चाहिए, अपना वोट चाहिए। सरकार को थोड़ी पता है कि भाई यहाँ पे तमिल लोग अच्छे हैं, सिंघाला लोग अच्छे हैं, उनको तो बस अपने वोट से मतलब है। तो जितनी भी जो गवर्नमेंट है श्रीलंका के अंदर वो सपोर्ट करती है सिन्हाला को, क्योंकि उनको वोट चाहिए, वोट के लिए। तो
तो भाई गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने लग गई सिन्हाला को, उनको और बढ़ावा सपोर्ट कर रही है उनका। ठीक है, तो अब लिखा है जातीय टकराव प्रारंभ होने के कारण। अब देख लेते हैं कि भाई जो ये जातीय टकराव ये यहाँ पे चालू हुआ है उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेस हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था सरकार के द्वारा। ठीक, 1956 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा श्रीलंका की कि सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है ना उन्होंने मतलब क्या कर दिया, लागू कर दिया कि भाई आज से श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो होगी सिन्हाला। इससे थोड़े बहुत तमिलों को भाई बुरा लगा कि भाई हमारी तमिल को क्यों नहीं करा। ठीक है, उनकी थोड़ी बहुत मतलब कह सकते हो कि भाई जलना स्टार्ट हुई। नेशनल रिलीजन उन्होंने घोषित कर दिया, किसको, बुद्धिज्म को। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हमारा नेशनल रिलीजन होगा आज से बुद्धिज्म, राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ठीक है, सरकारी नौकरियों में उन्होंने आरक्षण भी दिया, किसके लिए, सिंगलियों के लिए। तो अब उन्होंने क्या करा कि भाई सिन्हाला लोग जो है ना उनको हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। तो भाई अब यहाँ पे जो है बवाल होना स्टार्ट, क्योंकि अगर आप देखो तो भाई तमिलों की संख्या तो कम है 25%, तो रिजर्वेशन तो भाई हमेशा कम संख्या वालों को दिया जाता है। यहाँ जो पहले से ही 75% लोग हैं उनको दे दिया इन्होंने तो आरक्षण। तो ऐसे कर करके जो है ना सिंगलियों और तमिलों के बीच में संघर्ष जो है, लड़ाई जो है वो जो है स्टार्ट हो गई। तो ये 3 कारण रहे, ये 3 कारण आपको याद रखने हैं, जातीय टकराव प्रारंभ होने के कारण है ये। इन्हीं कारणों की वजह से श्रीलंका के अंदर जातीय टकराव की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये सारा मामला चलता रहा। ठीक है, श्रीलंका और मतलब श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं और जो सिन्हाला लोग हैं उनके बीच में यही बहसबाजी, हमेशा से संघर्ष, तनाव, टेंशन हमेशा से बनी रही। कुछ सालों तक ऐसा ही चला, लेकिन बाद में जाके 1983 में आके जो है ना भाई तमिलों ने अपना आपा खो डाला। तमिलों को लगा बस भाई अब जितना तुमने करना था कर लिया, अब हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो 1983 में तमिलों ने दिमाग लगाया और उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा लिट्टे। ठीक है, LTTE, फुल फॉर्म क्या है इसकी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, बनाई किसने, याद रखना है आपको, तमिलों ने। तमिलों के द्वारा ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य है यहाँ पे उत्तर पूर्व में तमिल वाले एरिया को तमिल ईलम बनाना। इन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया कि भाई अब हमारे को एक अलग देश ही चाहिए हमारे को, मतलब तुम्हारे साथ तो है नहीं है भाई, तुम लोग मतलब कि गिरे हुए इंसान है एक तरीके से, ये मान लो। ठीक है, इन्होंने इनके दिमाग में ये सारी बातें आ गई कि भाई अब तो देश ही अलग करना है हमारे को अपना, तुम्हारे से बिल्कुल ही अलग होना है हमारे को। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में तमिल वाले एरिया को, क्योंकि उत्तर और पूर्व जो है नॉर्थ और ईस्ट वाले एरिया के अंदर तमिलों की संख्या जो है ज्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे को एक अलग देश बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे तमिल ईलम। और इस तरीके से श्रीलंका के अंदर लड़ाई जो है स्टार्ट हुई। जैसे ही ये लिट्टे बनाया गया उसके बाद संघर्ष जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब लिट्टे बन गया, सारी चीज़ें होने लग गई, संघर्ष बढ़ने लग गया। उसके बाद क्या क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे काम किया, उसको एक बार देखते हैं। तो इस तरीके से 1983 में लिट्टे बनाकर वहाँ पर तमिलों ने अपना संघर्ष जो है वो जारी रखा और उसको वो आगे तक लेके गए। बाद में क्या हुआ, जो तमिल लोग वहाँ पर जब सताए जाने लगे तो इंडिया के तमिलों को भी लगना स्टार्ट हुआ। इंडिया के तमिलों को भी लगा कि भाई वहाँ पे जितने भी जो तमिल लोग बैठे हुए हैं श्रीलंका के अंदर, उनके साथ हो तो बहुत गलत रहा है, अब कुछ ना कुछ हमारे को भी करना चाहिए और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब वहाँ पर कुछ भी चीज़ हो रही थी, श्रीलंका के अंदर तमिलों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था, प्रेशराइज करा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था उनको, तो उस चीज़ को लेके जो इंडिया के अंदर जो तमिल लोग बैठे थे तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने भी जो है आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। उनको भी लगा कि भाई श्रीलंका में जो लोग बैठे हैं तमिल लोग, वो कहीं ना कहीं हमारे ही भाई बंधु हैं। ठीक है, तो उन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। तो वही लिखा है कि इंडिया के तमिलों ने गवर्नमेंट को फोर्स करना स्टार्ट किया कि आप भी कुछ स्टेप्स लीजिए, हमारे भाइयों को बचाइए। उन्होंने ऐसा बोलना स्टार्ट करा इंडिया की गवर्नमेंट को, जो इंडिया के तमिल थे। उन्होंने
अपनी सरकार को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। अब वो बोल रहे हैं, ठीक है, तो देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट ने लिट्टे की हेल्प करना स्टार्ट किया। ये तो 3 बिंदु बनाया ना, इसका मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने लिट्टे की हेल्प करना स्टार्ट किया। तो भाई अब जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने बोला चलो कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं, चलो करते हैं कुछ, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, लिट्टे जो वहाँ पे जो संगठन बनाया गया था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम 1983 में, तो उन्होंने क्या करा, हेल्प करना स्टार्ट कर दिया भारत सरकार ने। भारत सरकार अब उनकी हेल्प कर रही है, ठीक है। और 1987 में इंडिया का गवर्नमेंट जो थी इस मामले में पूरी तरह घुस गई, मतलब कि उसने एंट्री मारी कि भाई अब ये मामला जो है ना उसको सुलझा ही देते हैं। बहुत दिन हो गए यहाँ पे श्रीलंका के तमिल लोग परेशान हो चुके हैं बेचारे, ठीक है, अब मामले को सुलझाते ही है। तो 1987 में पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट उस सारे मामले के अंदर एंट्री मारती है, घुस जाती है। राजीव गांधी मीट करते हैं पीएम ऑफ श्रीलंका से। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी जाते हैं हमारे इंडिया से श्रीलंका के अंदर, मिलने जाते हैं वहाँ पे श्रीलंका के पीएम से, मीटिंग वगैरह करते हैं और उनको कई सारी बातें बोलते हैं, जैसे कि हम श्रीलंका का विभाजन नहीं चाहते, पर आप भी तमिल्स पर अत्याचार मत करो। वो सीधा जाके बोलते देखो भैया, हम जो है ना बिल्कुल भी तुम्हारे देश का विभाजन तो चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे देश में से तमिल ईलम बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तमिलों के ऊपर अत्याचार करोगे। ऐसा करके भाई बिल्कुल एकदम अकड़ वकड़ के अंदर बोल देते हैं कि भाई आपको भी बिल्कुल अत्याचार नहीं करना है तमिलों के ऊपर, ठीक है। लिट्टे आप पर गोली नहीं चलाएगी, ठीक, कि लिट्टे जो समुदाय बनाया गया पूरा एक संगठन, वो आप पर गोली नहीं चलाएगी, एक कट्टा तक फायर नहीं होगा, ठीक है। आप लिट्टे पर गोली मत चलाना, ऐसा बोल दिया गया। मतलब कि राजीव गांधी ने थोड़ी कोशिश करी वहाँ पे कि मामला जो था थोड़ा सॉल्व हो जाए, शांत हो जाए, ठीक है। और उन्होंने बोला राजीव गांधी जी ने कि भाई आपको जो है अब एक फ्री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, आराम से, आरामदायक तरीके से एक इलेक्शन करवाओ और बढ़िया तरीके से करवाने हैं, ठीक है। ये सब बोल दिया राजीव गांधी ने, जाके वहाँ पे मामले को थोड़ा शांत करने को ट्राई किया उन्होंने। श्रीलंका गवर्नमेंट ने बोला ओके हम इलेक्शन करवा लेंगे। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट उस टाइम पे तो भाई हाँ ठीक है ओके ओके करती रहे, आराम से बैठे, ठीक है इलेक्शन करवाना, ठीक है जी करवा लेंगे इलेक्शन, हम इलेक्शन करवा लेंगे, ऐसा श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बोला, ठीक है। बट डिले पर डिले, लेकिन वही कि भाई बार बार वो लोग क्या कर रहे थे, डिले कर रहे थे कि भाई इलेक्शन चलो ठीक है 1 साल बाद होंगे, 1 साल बाद देखा इलेक्शन का हुए ही नहीं, ठीक है। तो डिले पर डिले करे जा रहे हैं वो लोग, इलेक्शन करवा ही नहीं थे, ठीक है। तो इलेक्शन अब बार बार डिले होने लगे। लिट्टे ने फायरिंग स्टार्ट करी। लिट्टे ने बोला भाई बहुत हो गया, ठीक है, ये लोग बोलते हैं इलेक्शन करवाएंगे लेकिन करवाता कोई है नहीं, निकालो बंदूक, कहाँ है अपनी बंदूक निकाली, ठीक है, गोलियां उसमें लोड करी और फायरिंग स्टार्ट। लिट्टे ने फायरिंग स्टार्ट करी। जैसे ही अब लिट्टे समुदाय पूरे संगठन ने फायरिंग स्टार्ट करी, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुम फायरिंग कर रहे हो तो भाई हम भी थोड़ी कम थोड़ी है, हमारी भी मिलिट्री है पूरी, जाओ मिलिट्री वालों को उन्होंने भेज दिया, ठीक है। अब दोनों साइड से एक तरीके से लिट्टे लड़ रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो मिलिट्री है श्रीलंका की वो लड़ाई कर रही है, ठीक है। तो पूरी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। इंडिया ने बोला भाई साहब ये तो बड़ा बेकार हो गया, हम तो चाह रहे थे कि भाई लड़ाई वड़ाई सारी सॉल्व हो जाए, राजीव गांधी चाहते थे, लेकिन अब तो ये और मामला बिगड़ ही गया। तो इंडिया ने IPKF को भेजा उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर। IPKF एक फोर्स का नाम है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, मतलब कि शांति करवाने वाली एक फोर्स है, आप ये समझ लो, ठीक है। शांति को बहाल करवाने वाली एक फोर्स बनाई गई है, उसका नाम है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो भारत ने क्या करा, उसको भेज दिया। अब जैसे ही क्या हुआ, यहाँ से IPKF वहां पर गई, तो भाई अब वो शांत करवा रही है, ठीक है, कि भाई मिलिट्री वाले जितने बंदे हैं जो श्रीलंका की मिलिट्री, अब आप भी शांत रहो, ठीक है। दूसरे जो इस साइड से लड़ रहे हैं लिट्टे वाले बंदे, उनको भी शांत करवा रही है। ऐसे में क्या हुआ, जो लिट्टे के लोग थे ना उनको थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। उनको लगा कि भाई जो ये मिलिट्री IPKF से आई है ना, ये बिल्कुल भी हमारे पक्ष में है ही नहीं, ये तो सिर्फ श्रीलंका की मिलिट्री का पक्ष ले रहे हैं और हमारी साइड नहीं है, मतलब कि उनको ऐसा लगा। और उन्होंने क्या करा, IPKF के ऊपर भी फायरिंग करना स्टार्ट की। बोला भाई हम तो आपको ही मारेंगे, अब सीधे साफ सीधी बात, भाई तुम मामले में बीच में घुसा कैसे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके ऊपर भी हमला करेंगे। तो वो वाली बात हो गई। लिट्टे समुदाय ने क्या करा, पूरा हमारे जो इंडिया की मिलिट्री थी उसके ऊपर भी हमला करना स्टार्ट किया। इंडियन तमिल्स को ऐसा लगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को ही मार रही है,
ठीक है। उस टाइम पे फिर इंडिया के तमिल जो बैठे हुए हैं उनको लगा यार हमने तो बोला था तुम्हारे को कि तमिलों को बचाओ वहाँ पे जाके श्रीलंका में, और तुम हमारे लोगों को ही मार रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इनकी लड़ाई हो गई है ना IPKF और लिट्टे की। तो फिर इंडिया के तमिलों को लगा कि भाई भारत सरकार क्या कर रही है, हमारे जो लोग हैं वहाँ पे लिट्टे वाले उन्हीं को मार रही है, जाके इंडियन तमिल्स को ही मार रही है, ये उनको लगा। श्रीलंका को लगा कि इंडियन फोर्सेस हमारी ज़मीन पर क्यों आ गई। दूसरी तरफ श्रीलंका जो बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि भाई सब चल क्या रहा है यहाँ पे, भारत की मिलिट्री हमारे देश में क्या कर रही है। समझ आ रहा है, मतलब कि उस टाइम पे जो इंडिया की जो मिलिट्री थी ना वो दोनों साइड से एक तरीके से फंस गई। उसको लगा कि भाई हम करें तो करें क्या। वो बचाने गए वहाँ पे इंडिया के मतलब कि श्रीलंका के तमिलों को, तो वहाँ पे लिट्टे वाले उन पे गोली चला रहे हैं, उनको अलग कन्फ्यूज़न हो गई। जब बचाने जा रहे हैं तो भाई जो भारत वहाँ की जो श्रीलंका की सरकार है उसको भी लग रहा है कि भाई ये हमारी ज़मीन पर क्यों आ गई, तो दोनों तरफ से वो फंसे गए। ठीक है, IPKF के 2000 लोग मर गए ऐसी सिचुएशन के अंदर। लिट्टे वगैरह वालों ने गोली वोली चला के ऐसे करके हमारे जो है भारत की सेना के 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब थोड़ा भाई माहौल बिगड़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने 1989 में लिट्टे को वापस बुला लिया। भारत की सरकार को लगा कि भाई साहब जो हो रहा है होने दो, हमने तो ट्राई कर दिया कि भाई सोल्व करा जाए, तमिलों को बचाया जाए, लेकिन ये मानता कोई है नहीं हमारी, उल्टा हमारे ऊपर ही गोली चला रहे हैं। ऊपर से वहाँ पे जो श्रीलंका की तमिल की सरकार है, मतलब श्रीलंका की जो सरकार है सिंगलियों को जो सपोर्ट करती है, वो भी हमारे को बोल रही है। तो ऐसे में भाई सब कुछ छोड़ो, तो भारत की सरकार ने क्या करा, इंडियन गवर्नमेंट ने 1989 के अंदर लिट्टे को बुलाया वापस। ठीक है, पूरे मामले में देखो कब कूदे हैं वो, 1987 में, 87 में मामले में कूदे थे। 89 के अंदर ही उन्होंने क्या कर लिया, वापस बुला लिया। 2000 लोग हमारे मर गए सेना के। ठीक है, अब 2009 में क्या हुआ कि लिट्टे जो है वो हार जाती है। लिट्टे को वहाँ की सरकार क्या कर देती है, हरा देती है, क्योंकि वहाँ की सरकार भी जो थी ना बहुत ज़्यादा एकदम इरिटेट पागल सी हो चुकी थी श्रीलंका की सरकार। उसको लग रहा था कि भाई सब चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर, तमिल और सिंगलियों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ की सरकार ने भी परेशान होकर 2009 में लिट्टे को सोचा कि भाई पूरी तरह हरा ही देना है, अब इसको निकालो यहाँ से। तो लिट्टे समुदाय को पूरा वो हरा देती है वहाँ पे श्रीलंका की सरकार। प्रभाकरन जो था उस टाइम पे हेड था लिट्टे का, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम का हेड कौन था, प्रभाकरन। तो प्रभाकरन को भी वो क्या कर देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, तो प्रभाकरन की जैसे ही मृत्यु होती है तो पूरा जो लिट्टे था वो तहस नहस हो जाता है। और इस तरीके से जो श्रीलंका में जातीय टकराव था वो जातीय टकराव की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है, पूरा बंद हो जाता है। आज भी कई बार वहाँ पे जातीय टकराव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2009 में सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, शांत हो गई हैं। तो आपने पूरी श्रीलंका की जो कहानी है उसको समझ लिया है कि कैसा जातीय टकराव है। सिंगली 75% लोग हैं, तमिल 25% हैं। ठीक है, उसमें भी 2 तमिल हैं, एक दो हैं वहाँ पे इंडियन तमिल हैं, और एक वहाँ के जो मूल निवासी वाले तमिल भी कहलाते हैं, जो बहुत पुराने रहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये सारी सिचुएशन आपने एकदम सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या क्या लड़ाई झगड़ा हुआ 2009 के अंदर, सब चीज़ खत्म हो गई। लिट्टे बनाया गया 1983 में, 87 में भारत की सरकार पूरी तरीके से उसमें घुस जाती है। 89 में जब सारी बिगड़ने चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, 2000 लोग हमारे मर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लिट्टे को वापस भी बुला लेते हैं। ये सारी कहानी आपकी क्लियर है। अब देख लेते हैं कि इसके बाद भी, इन सब चीज़ों के बावजूद श्रीलंका आज के समय में एक अच्छा खासा देश बना हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, इतने जातीय संघर्ष के बावजूद श्रीलंका आज अच्छी खासी तरक्की कर रहा है। आज के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज के समय तो आप सभी को पता है श्रीलंका की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम तक श्रीलंका अच्छी खासी तरक्की कर रहा था इतनी सब चीज़ों के बावजूद। ठीक है, तो अब क्या क्या है श्रीलंका की खासियत के अंदर, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो लिखा हुआ है पहला, आर्थिक वृद्धि। ठीक है, कि श्रीलंका जो है आर्थिक वृद्धि सही गति से कर रहा है, बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी जो है ना एकदम बढ़िया चल रही है। उसके अलावा उच्च स्तरीय मानव विकास होता नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट, की भाई वहाँ के लोग जितने जो श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं, मानव लोग जितने रह रहे हैं वहाँ पे, उनका कितना विकास हुआ है, तो वो भी अच्छा खासा है। वहाँ पे उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहाँ पे अच्छा खासा मानव का विकास है। वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों की श्रेणी में श्रीलंका क्या है, प्रथम है।
मतलब कि जितने भी जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश का मतलब क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। कौन सी कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पर अभी विकास चल रहा है। तो ऐसे जितने भी देश, डेवलपिंग कंट्री जितनी भी हैं, जिन्होंने क्या करा है, अपने पॉपुलेशन के ऊपर, अपनी जनसंख्या वृद्धि के ऊपर जो है कंट्रोल किया है, उन सारी डेवलपिंग कंट्रीज में से श्रीलंका जो है ना दोस्तों, प्रथम पे आता है, फर्स्ट पे आता है। ठीक है, वही बात लिखी गई है कि जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करना, मतलब कि सक्सेसफुली कंट्रोल करने वाले विकासशील देशों की श्रेणी में श्रीलंका क्या है, प्रथम श्रेणी में, प्रथम नंबर पे आता है, फर्स्ट रैंक पे आता है। दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। ठीक है, उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, तो इन दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में से सबसे पहले अगर बात करें कि भाई किसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी लेकर आया, तो वो भी कौन है? श्रीलंका। सबसे पहले उसने उदारीकरण किया अपनी अर्थव्यवस्था का। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जो होती है, पर कैपिटा सकल घरेलू उत्पाद की बात करी जा रही है, जीडीपी की बात करी जा रही है, तो वो भी क्या है, श्रीलंका में सबसे अधिक है। जीडीपी भी श्रीलंका के अंदर क्या है, बहुत अधिक है। जीडीपी नॉर्मली ये समझो कि देश हमारा जो एक साल में जितना भी पैसा कमाता है, जितनी भी अर्निंग है, मान लो इंडिया की एक साल के अंदर जितनी भी अर्निंग है, अगर हम उस अर्निंग को टोटल करते हैं, मतलब कि ऐड करते हैं, तो वो जो है हमारे देश की क्या होती है? जीडीपी। ठीक है, वो क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हमने श्रीलंका के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मेरा ये दावा है कि अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी होगी, फोकसली देखा होगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।